आदमी को अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्यार होता है। क्यों? बेटा तो मूलधन होता है लेकिन पोता ब्याज होता है। ईएमआई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ईएमआई पे वही चीज खरीदनी चाहिए जिस चीज को कैश में खरीदने की औकात हो। क्या बात है, क्या बात है। मिनिमम ड्यू का मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसा अमाउंट आप हर महीने बैंक को देते हो जो पैसा बैंक लेकर के डकार जाता है, आपका आउटस्टैंडिंग कभी कमी नहीं होता। आप जो एसआईपी डाल रहे हो, पैसे रियल एस्टेट खरीद रहे हो, करोड़ों का वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो ना। सोच के देखो, अगर इस करोड़ों का वेल्थ बनाने की जर्नी में आप ही ना रहे, क्या होगा वो वेल्थ का? वो वेल्थ घर वाले उठा करके आपकी जो रनिंग ईएमआई होगी उसको चुका देंगे। वेल्थ गया तेल लेने, एक तो पहले आप निपट गए, उसके बाद आपका वेल्थ निपट जाएगा। क्या करें? आपका पर्सपेक्टिव आज की करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या है? इतने सारे लोग बैठे हैं आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए, आपको सीखना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट। नहीं सीखे ना तो कोई ना कोई तो आपकी जेब से पैसा निकलवाता ही रहेगा। सरकार के पास ना कितने हजारों करोड़ों के ऐसे फंड हैं, कई सारे बैंक में ऐसे पड़े हैं जो कभी क्लेम ही नहीं करेंगे, नॉमिनी तक नहीं था डिक्लेयर किया था, तो बैंक वाला खुद चल के थोड़ी बोलने आएगा कि भैया बहुत दिन से पैसा डाले निकाले नहीं हो, 2-3 लाख रुपए पड़े, हम दे दे कुछ। ऐसा बैंक नहीं करेगा तो कटक जाएगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड में ना बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है नहीं। सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि 10 से 15 साल तक मैं अपने पैसे को नहीं देखूंगा, हर महीने डालता रहूंगा पेशेंटली, तो स्मॉल कैप्स अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। अगर नॉर्मल एसआईपी के जरिए 1 करोड़ का फंड बना है तो स्टेप अप एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाने से 3 करोड़ का फंड बनता है। रिस्क होता किधर है? कैसे रिस्क होता है? रिस्क तब होता है आपका पैसा जीरो हो जाए। कभी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो हुआ भी तो टेम्पररी टाइम के लिए होगा, परमानेंट नहीं हो सकता। तराजू के 2 पहलू होते हैं इन्वेस्टमेंट में। एक तरफ होता है इमोशन, दूसरी तरफ होता है नॉलेज। जब नॉलेज कमजोर होता है ना, सुनी सुनाई नॉलेज है, हल्की फुल्की नॉलेज है, तो इमोशन भारी पड़ता है। और जब जब इमोशन भारी पड़ेगा आपका नुकसान ही होना है। लेकिन नॉलेज अगर सॉलिड है, ये भारी है, तो इमोशन हल्का ही पड़ेगा। लोगों को अचानक से 10 लाख रुपए मिल गया कहीं पर, लेकिन उसमें से लोग क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखकर उसी में से एसआईपी काट देते हैं कि हर महीने 10,000 जाता रहे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट मोर कि 10 लाख आ गए तो 10 लाख इकट्ठा लगा दो सही जगह देखकर, या एसआईपी करना चाहिए? क्योंकि रात के 2 बजे अगर आपके साथ कुछ दिक्कत आ गई ना, तो या तो पड़ोसी काम आएगा या फिर आपके बैंक में रखा हुआ पैसा। बाकी कोई कितना भी खास दोस्त हो, 20 किलोमीटर दूर रहता है, समय लगेगा, उस सबसे पास वाला पड़ोसी ही काम आता है। ऐसे ही पैसे के साथ खेल है। पैसा जो आपके हाथ में है या फिर जो सेविंग अकाउंट में है या उससे थोड़ा सा दूर एफडी में है। स्टॉक मार्केट में डाला हुआ पैसा 2 दिन लगेगा आपको पैसा आने में। एसआईपी रियल एस्टेट में तो हो सकता है सालों लग जाए आपको पैसा मिलने में। एक ही जगह है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहे और रात बेरात जब चाहो एक बटन पे खट से पैसा आपके हाथ में आ जाए, वो एफडी है। जो बच्चा है 18 से 24-25 के बीच में, एक अराउंड 30-32 साल की उम्र में, और कोई एक पर्सन जो 45-50 के आसपास चल रहा है, इन तीनों के लिए फाइनेंशियल एडवाइसेस। गोल्ड सिल्वर इतना ज्यादा भाग क्यों रहे हैं? दूसरा, ये कब तक भागेंगे? पूरी दुनिया जब तक सिल्वर का अल्टरनेट माध्यम ना ढूंढ ले तब तक तो ये प्राइस और बढ़ सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि चाइना का मूड हो जाए कि नहीं, अब हम पूरी दुनिया को देंगे, पूरा समुद्र खोल दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिल्वर उस दिन क्रैश भी करेगा। हेलो दोस्तों, रीडर बूस्टर के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जो पर्सन है, आई थिंक पूरी दुनिया उनको जानती है। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पर बात करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, एसआईपी के बारे में बात करते हैं, एसडब्ल्यूपी के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, गोल्ड के बारे में बात करते हैं, सिल्वर के बारे में बात करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन जो पैसों के बारे में बहुत जेन्युइनली बात करता है। और मुझे लगता है कि हर कोई उनसे गाइडेंस ले सकता है, एक रोड मैप समझ सकता है और ये भी जान सकता है कि उसके फ्यूचर के एक्शन क्या होने चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर होने चाहिए जो हर किसी को लेने चाहिए ताकि वो फाइनेंसेस में 2026 में बहुत ज़्यादा गलतियां ना करें। क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर नीचे होने लगी है, सिल्वर गोल्ड बहुत ऊपर नीचे होने लगा है, ग्लोबली बहुत सारी वॉर चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी आता है। आई थिंक वो सारे जवाब आज हमें इनसे मिलने वाले हैं। इनको शायद इंट्रोडक्शन की उतनी ज़रूरत नहीं है, मिलियंस ऑफ लोग इन्हें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं, और मैं बहुत ब्लेस महसूस कर रहा हूँ कि आज ये हमारे पॉडकास्ट पर हैं। सागर भाई, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, क्या खतरनाक इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। ठीक है, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। क्योंकि मैं आई थिंक इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आपकी वीडियो हमेशा बहुत इंप्रेस करती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो एनर्जी है सर, वो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे लगता है इंसान के अंदर जो होता है वो एनर्जी होती है, और आप जिस हिसाब से लोगों को मदद करते हैं, हेल्प कर रहे हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मुझे लगता है मैं बहुत इंप्रेस हूँ। आई एम श्योर इसीलिए शायद पूरी दुनिया, इंडिया में तो सभी लोग आपके दीवाने पसंद करते हैं, आपकी बातों को, आपकी लर्निंग्स को। तो सर मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूँगा कि एक आज के वक्त में फाइनेंस
मार्केट जो है वो बहुत प्लस माइनस में चल रही है, लेकिन आज एक कोई भी इंसान जो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहा है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली आगे तो नहीं बढ़ रहा है, और बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे खराब फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है। ठीक है, तो पहले शुरुआत यहीं से करना मेरे को लगता है ठीक है, कि आज के दौर में अपना फाइनेंशियल सेफ्टी जो है वो खुद कितना मैनेज करना जरूरी है। देखिए ऐसा होता है ना अमित सर, कि हम लोगों को ना स्कूल कॉलेज में हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एक्सेप्ट फाइनेंसेस, है ना। और फाइनेंसेस का मतलब वो सीए वाली अकाउंटिंग वो सब नहीं, फाइनेंसेस का मतलब बेसिक फाइनेंसेस, जो पैसा हम कमा रहे हैं उसका क्या करें। हमने कमाने के लिए फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, बट एक बार जब हाथ में पैसा आ जाए उसके बाद क्या करें उसका, ये हमको कोई नहीं सिखाता। अच्छा, क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि इसको सिखाने की जरूरत शायद समझी नहीं जाती। अरे पैसा कमा लिया ना, अब क्या करना है, खर्च करना है, जरूर यूज करना है, इसको सीखने की जरूरत क्या है। तो अगर टेक्निकल टर्म बोले तो मनी मैनेजमेंट, ये हम सीखते नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत कभी महसूस नहीं होती आम जिंदगी में। लेकिन अमीरों का हिसाब किताब अलग होता है, उनको पता होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं। हम मिडिल क्लास वालों को कभी इसकी सिखाई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है ना, पैसा कमाने लग जाते हैं हम, उसके बाद पैसा कमाने के बाद बचपन से लेकर जवानी तक हमारे जितने दबे हुए शौक होते थे ना, कि एक बार पैसा कमाएंगे। अच्छा, बाबूजी ने बहुत बार बोला था, अपना कमाओगे तो तब उड़ाना, अपना कमाओगे तो ये खरीदना, अपना कमाओगे तो करना। वो अपना कमाओगे वाला इतनी बार हमने सुन रखा था, दिमाग में इतनी बार बैठ रखा था कि अब लगता है अब तो कमा लिया अपना, आई सैलरी या जिस भी तरीके से आया, अब पहले ये खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदने में सारे पैसे चले जाते हैं। अच्छा, ये सिलसिला ना आधी जिंदगी निकल जाने के बाद आदमी तब समझ में आता है, यार पैसे तो बच ही नहीं रहे, कुछ खरीदने में सब कुछ चला जा रहा है। तब फिर वो वीडियोस देखता है, लोगों से बात करता है, कैसे क्या करे समझना शुरू करता है, लेकिन तब तक आधी जिंदगी जा चुकी होती है। तो इसीलिए इसको एक माया जाल भी कह सकते हैं। यह जंजाल में आदमी जब पूरी तरीके से फंस जाता है, ईएमआई के ट्रैप में, पर्सनल लोन के ट्रैप में, होम लोन के ट्रैप में, हर तरीके से वो फंस चुका है। अब वो निकलने का तरीके ढूंढता है। तो मेरे हिसाब से ना, आपने जहाँ से सवाल की शुरुआत करी कि 40-50 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला क्या करे, कैसे करे फाइनेंशियल प्लानिंग, तो मैं तो कहता हूँ देखो, आपके हाथ में जैसे ही कमाई आती है ना, आपको सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। जिंदगी पड़ी है अभी खर्च करने के लिए। सबसे पहले ये सोचो कि पैसे को एज अ टूल कैसे इस्तेमाल किया जाए। देखो, दो चीजें होती है, पैसे को या तो आप टॉय बना लो या पैसे को टूल बना लो। टॉय बनाने का मतलब खिलौने से हम खेलते हैं ना, तो पैसे का इस्तेमाल आप करोगे, पैसे से आप खेलोगे, पैसे का इस्तेमाल करोगे। पैसे को टूल बनाओ। टूल मैंने मतलब, टूल हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी ना किसी आगे की चीज के लिए टूल का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब टूल को आप इस्तेमाल करो या तो अपनी जिंदगी में कुछ नया चीज सीखने के लिए, या पैसे से पैसा बनाने के लिए। अब लेट्स सपोज कोई भी जगह ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हो, लेट्स सपोज एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, किधर भी जहां पैसा कंपाउंड होता है, तो उधर अगर आप पैसा डालते हो ना, तो पैसा टूल की तरह काम करता है। पैसा खुद बाहर जाकर के खुद और पैसा कमा के लाता है। आप अपनी निजी जिंदगी में जो भी धंधा पानी जॉब वॉब कर रहे हो करते रहो, उधर पैसा डाल दिया ना, उधर पैसा लग गया काम पे, वो कंपाउंड होगा और पैसा कमा के लाएगा, और पैसा, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तो टूल बन गया पैसा। हम क्या करते हैं, हम कभी टूल के बारे में सोचते नहीं है। पैसा है ना, तुरंत दुकानदार को दे दो, तुरंत जूते वाले शोरूम में दे दो, तुरंत बाइक वाले। अरे हम जिंदगी भर दूसरों को देते रहते हैं पैसा। जब हम पूरी जिंदगी दूसरों को ही दे रहे हैं पैसा, तो 40-50 हज़ार कमाने वाला जितना भी कमा रहा है वो किधर से आगे बढ़ेगा। नहीं, तो मेरा आंसर ये है, मगर बड़ा लंबा आंसर दे दिया मैंने, बहुत जरूरी चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले पैसों को टॉय नहीं, टूल समझिए। ये आपके खेलने की चीज नहीं है, इसको आप कहीं डालिए और वहां से जो ब्याज निकल के आता है, या वहां से जो एक्स्ट्रा कमाई निकल के आती है, उससे खेलिए। मतलब एक लेवल में तोड़ दीजिए पैसों को। एक तो ये होता है कि पैसा डायरेक्ट आपके पास आया और आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसको मत इस्तेमाल करो। पैसा आपके पास आया, किधर भी डालो, उधर से जो चीज निकल के आती है, जैसे बच्चा पैदा होता है ना, कहते हैं हम लोग कि एक आदमी को अपने बेटे से ज्यादा अपने पोते से प्यार होता है। क्यों? बेटा तो मूलधन होता है, लेकिन पोता ब्याज होता है। तो हर आदमी को ब्याज से ज्यादा प्यार होता है।
तो ब्याज के बारे में सोचना शुरू करें, ब्याज किधर से आएगा, हम्म, और ब्याज से जिंदगी जीना शुरू कीजिए, ब्याज को एंजॉय करना शुरू कीजिए। जिस आदमी को ब्याज का चस्का लग गया ना, मूलधन से प्रेम नहीं रह जाता। वाह, ठीक है। वाह वाह वाह, अमेजिंग। मुझे एक चीज बताइए, जैसे आज के टाइम में जो ये ईएमआई की जो दौड़ है, हम्म। नया फोन आया, आईफोन खरीद लिया ईएमआई पर, एसी ईएमआई पर, बाइक ईएमआई पर, हर चीज जिंदगी जो ईएमआई पे चल रही है, ये पर्सपेक्टिव कितना सही या कितना गलत है? देखो, ईएमआई की फैसिलिटी ना बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आज के टाइम पे कोई भी चीज़ खरीदता हूँ ना, जो लाख रुपए से ऊपर की चीज़ है, मैं आज भी ईएमआई पे खरीदता हूँ। कारण क्या है मालूम? अच्छा और बुरा दोनों बताता हूँ। अच्छा ये है कि अभी जैसे रिसेंटली मैंने ये 2 लाख रुपए का फ़ोन लिया, इसकी ईएमआई आई गेस 7-8 हज़ार रुपये के आसपास की होगी 2 साल तक। तो उसकी वजह से हुआ क्या, या तो मैं 2 लाख रुपए का फ़ोन सीधा उसको देता, 2 लाख रुपए फ़ोन ले आता अपने घर में, लेकिन मैंने क्या किया, हर महीने उसको 7-8 हज़ार रुपये दूंगा 2 साल तक। तो अगर मैं एक महीने में 7-8 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, तो बाकी के 1,90,000 रुपये, 1,92,000 रुपये, वो क्या कर रहा हूँ मैं? वो 1,92,000 रुपये उठा के कहीं मैंने ऐसे डाल दिया, कहीं मार्केट में डाल दिया जहाँ मुझे 10% 12% का रिटर्न मिल जाए। या मार्केट छोड़ो, सबको अगर मार्केट पता नहीं आता, आप सिर्फ एफडी में डाल दो। करेक्ट। ठीक है, 2 साल के लिए 1,90 आपने उधर डाल दिया। वो 1,90 अगर 6% भी आपको कमा के दे रहा है, तो 6% भी आपको तकरीबन 2 साल में 24,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा के दे देगा लगभग। उसी पैसे को मैं क्या करता, वो 24,000 रुपये पाने से मैं वंचित रह जाता अगर पूरा पैसा उठा करके मैं दुकानदार को दे देता। लेकिन मैंने ये कब किया, जब मेरे पास वो 2 लाख रुपए थे। बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ ईएमआई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ईएमआई पे वही चीज खरीदनी चाहिए जिस चीज को कैश में खरीदने की औकात हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या किसी को अगर 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है, तो क्या आपकी 50 लाख की गाड़ी खरीदने की औकात कैश में है? अगर है तो ईएमआई पे जरूर खरीदो, ईएमआई बहुत अच्छी चीज है। अगर 2 करोड़ का घर खरीदना है, तो क्या 2 करोड़ का घर कैश में लेने की औकात है तो ईएमआई पे जरूर लो। 2 लाख रुपए का फोन ही लेना है तो कैश में लेने की औकात है तो ईएमआई पे जरूर लो। प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि ईएमआई ज्यादातर जो लड़के बच्चे आज के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, वो तब इस्तेमाल करते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। 50,000 का फोन लेना है, अगर उनके पास पैसे नहीं है, क्रेडिट कार्ड लगाया, ईएमआई पे करा दिया, क्योंकि पैसे नहीं थे। आज ईएमआई परेशान लोगों को इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको लगता है हर चीज तो ईएमआई पे मिल जाती है यार। क्या करे, शोरूम में गए, फोन देखा, मन किया, हाँ 50,000 रुपये नहीं है, लाख रुपए नहीं है, ईएमआई तो है ना, करा लिए ईएमआई। अच्छा, घर में फ्रिज पुराना हो गया है, नया फ्रिज खरीदना है, वो लाख रुपए का आ रहा है, क्या करे, ईएमआई खरीद लिया। मतलब ये हर जगह कार्ड घुसड़ करके ईएमआई, और महीने के अंत में पता चलता अरे बाप रे भाई 3 लाख रुपए का बिल आ गया है। अब सैलरी आपके 50,000 रुपए है और 3 लाख रुपए का बिल आ गया, आप क्या करोगे? मिनिमम ड्यू का रास्ता पकड़ोगे आप। मिनिमम ड्यू का मतलब एक ऐसा पैसा, एक ऐसा अमाउंट आप हर महीने बैंक को देते हो जो पैसा बैंक लेकर के डकार जाता है। आपका आउटस्टैंडिंग कभी कमी नहीं होता। अच्छा, इसका पता ही बहुत बाद में चलता है। तो जब बैंक लंबे समय तक डकार रहा होता है, आपकी नजर पड़ती है स्टेटमेंट पे, अरे मेरा पैसा तो कमी नहीं हो रहा, आउटस्टैंडिंग तो कमी नहीं हो रहा, तब आप देखते हो मिनिमम ड्यू का फंडा समझते हो, तब समझ में आता है अरे बाप रे बाप। तब आप एक सहारा लोगे पर्सनल लोन का। अरे यार, क्रेडिट कार्ड तो 40% ले रहा है साल का, 10-12% पे पर्सनल लोन लेते हैं, सबको खत्म करते हैं, फिर पर्सनल लोन लेकर के सबको खत्म किया है। तो ये सब चीजें बहुत बात समझ में आती है, बहुत समय और बहुत पैसा खराब होता है इन चीजों में। तो ईएमआई बुरा नहीं है, ईएमआई मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ईएमआई सबको लेना चाहिए। और जहाँ 0% ईएमआई अगर मिल रहा है, तो आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह पे 0% ईएमआई मिल जाता है, जरूर लो, लेकिन तब जब बैंक में उतने पैसे पड़े हैं। आई थिंक ये बहुत बहुत सही थॉट है, और मैंने आपको शायद इस पॉडकास्ट से पहले बोल रहा था ना कि आपकी जो पर्सपेक्टिव है मुझे बहुत पसंद है। ये वही पर्सपेक्टिव है, क्योंकि कितना खूबसूरत बात है कि जो चीज आप कैश में ले सकते हो, आपको वही अगर लेनी है तो वही ईएमआई पे लो, वरना लो ही मत। क्या ही बात है, वाह, अमेजिंग। अब मुझे एक चीज बताइए सर, जैसे क्या है कि आपने जो पहली बारी में भी शेयर किया कि लोगों को ना जानकारी नहीं है। लोगों को, जैसे आपने कहा कि क्रेडिट कार्ड का जब मिनिमम ड्यू पे करता है तो उसे पता ही नहीं होता कि ये तो ब्याज दे रहा है उसका, बैंक खाने जो जिसका कोई हिसाब में रखेगा नहीं, वो पैसे ले रहा है कि तुम्हें मैं फोन नहीं करूंगा, बस रिमाइंडर के लिए। वो बैंक ये देखना चाह रहा है कि जिंदा है कि नहीं। जिंदा है तो मिनिमम ड्यू आ रहा है, तो मतलब ये जिंदा है, गायब नहीं होगा। तो आज के दौर में ऐसी कौन कौन से एरियाज ऑफ लर्निंग है, 2, 4, 5, 6 चीजें समझना बेसिक जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड को समझ लो,
आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखो, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी रखो, क्योंकि आज भी मेरे को ये बहुत, आई एम श्योर लोग जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बता देंगे, बहुत सारे लोग सर लाइफ इंश्योरेंस होता है लोगों के पास, जो करा रहा है उसी को पता है, जिसका हो रहा है उसको भी नहीं पता है। उनके मेडिकल इंश्योरेंस भी लोगों को ये पता नहीं है कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना कवरेज दे रहा है, उसके डिटेल बेसिकली डिटेल पता ही नहीं है। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन भी किस किस चीज में मिनिमम लोगों को होना ही चाहिए। देखो फाइनेंशियल एजुकेशन ना, अगेन ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। ओके। क्योंकि आप अलग अलग फील्ड के लोगों के पास जाओगे ना, तो हर कोई अपने तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़ाएगा। हाँ। आप किसी रियल एस्टेट वाले का वीडियो देख लो या रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास चले जाओ, वो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन बताएगा, आपके पैसे को रियल एस्टेट में डालना सिखाएगा, बाकी सारी सब कुछ बेकार है उसके लिए। आप किसी इंश्योरेंस वाले के पास चले जाओ, वो बोलेगा मैं आपको बताता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन, अपने पैसे को इंश्योरेंस में इतना इतना डालो, LIC कर लो, HDFC में डाल दो, ये इतना डाल दो, आपका पैसा इतना बन जाता है। करेक्ट। वो कहेगा आपको ये फाइनेंशियल एजुकेशन है। म्यूचुअल फंड वाले के पास बैठो, वो म्यूचुअल फंड खरीदना आपको सिखा देगा। मतलब जो बेच रहा है उसके पास जाओगे, वो आपको बेचेगा और उसी बेचने की चीज को कहेगा यही फाइनेंशियल एजुकेशन है। लेकिन नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आपका पैसा जहां भी जाए वो बढ़ना चाहिए। वो चाहे रियल एस्टेट में भी हो सकता है, SIP में भी हो सकता है, और म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है। लेकिन इन सब के साथ साथ मैं कहता हूं कि आपका पैसा जब बढ़ने की बात हम कर रहे हैं, यानी कि वेल्थ बनाने की बात कर रहे हैं, तो वेल्थ के साथ साथ एक चीज कतई ना भूलो। हम मोबाइल खरीदते हैं, हाँ। कवर लगाते हैं, बाइक खरीदते हैं, हेलमेट लेते हैं, है ना, लाखों की बाइक लेकिन कुछ 100 का हेलमेट, लाखों का मोबाइल लेकिन कुछ 100 का कवर। ऐसे ही आप जो SIP डाल रहे हो पैसे, रियल एस्टेट खरीद रहे हो, करोड़ों का वेल्थ बनाने के लिए कर रहे हो ना। बिल्कुल सही। सोच के देखो, अगर इस करोड़ों का वेल्थ बनाने की जर्नी में आप ही ना रहे, क्या होगा वो वेल्थ का? वो वेल्थ घर वाले उठा करके आपकी जो रनिंग EMI होगी उसको चुका देंगे। वेल्थ गया तेल लेने, एक तो पहले आप निपट गए, उसके बाद आपका वेल्थ निपट जाएगा। तो क्या करें? अरे आदमी का निपटना तो आदमी के कंट्रोल में नहीं है, करेक्ट, लेकिन वेल्थ ना निपट जाए ये आदमी के कंट्रोल में है। उसके लिए रोल आता है इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। ये सबसे ज्यादा जरूरी इंश्योरेंस है, बाकी तीसरे किसी इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्म और हेल्थ। अगर टर्म है जिसकी किसी के पास, जिंदगी गई तो परिवार की आगे का गुजर बसर टर्म से हो जाएगा। अच्छा, जिंदगी रहते हुए अगर हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आई, जो हॉस्पिटल तैयार बैठाएगा, आप एक बार हॉस्पिटल के अंदर घुसो और 5-7 लाख रुपए तो यूं ही निचोड़ लेगा, बिना बात के। करेक्ट, बिना बात के, उससे बचा लेगा आपको। तो टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस, वेल्थ प्रोटेक्शन कहता हूं मैं इसको। वेल्थ बनाना जरूरी है, लेकिन वेल्थ के साथ प्रोटेक्शन जरूरी है। किसी के साथ भी बैठो, कोई कुछ भी बेच रहा हो, आपको ये चेक करना है पैसा कितना % बढ़ेगा। अच्छा, पैसा बढ़ने का भी गणित है। आप LIC जैसे स्कीम में पैसे डालो, बहुत सारे स्कीम आते हैं, 4 से 6% देता है LIC, FD 6% देता है। सर अपना महंगाई 6% से ज्यादा है, कई चीजों पे तो महंगाई 10% से ज्यादा है। हाँ। तो यानी कि एक जगह आपने पैसा डाला जो आपको साल का 6% कमा के दे रहा है, लेकिन दूसरी जगह महंगाई भी बढ़ जा रहा है जो 6% आपकी कमाई को कम कर दे रहा है। तो ये ऑलवेज इंश्योर करो कि आप किधर भी डालो पैसा, महंगाई से तो ऊपर का रिटर्न होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि LIC बुरा है या FD बुरा है, सबके पर्पस अलग होते हैं। हाँ। FD का पर्पस इमरजेंसी फंड बनाना है, रिटर्न कमाना या वेल्थ कमाना नहीं है। बहुत वेल्थ बनाने के लिए SIP, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, ये सब चीजें, रियल एस्टेट है। तो जिधर भी वेल्थ बनाने जाओ, रिटर्न जरूर देखो कि आप इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से ऊपर का रिटर्न है तो वो वेल्थ बना देगा। वो महंगाई के बराबर या महंगाई से कम है, वो वेल्थ नहीं बनाएगा आपका। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, इतनी सी चीज बस समझनी है। वेल्थ बनाओ, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्शन करते हुए बनाओ। बहुत जरूरी है। आज के टाइम में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करना सही है? मतलब आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर टू बिगिन विद, अगर देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, अब तो सिल्वर कहाँ जा रहा है, तो चलो पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव आज के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग गोल्ड और सिल्वर के बारे में क्या है? देखो, एक समझदार इन्वेस्टर जो होगा ना, वो टेम्पररी किसी बहाव में नहीं बहेगा। ये गोल्ड और सिल्वर का जो बहाव है, ये टेम्पररी बहाव है, ये परमानेंट नहीं है। गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड ने पिछले 1 साल में 70% के आसपास रिटर्न दिया, सिल्वर ने 170% दे दिया।
तो इसका मतलब भैया गोल्ड और सिल्वर में तो कमाई होती है। स्टॉक मार्केट तो एक साल का 12% भी नहीं दिया उसने। करेक्ट। रियल एस्टेट 12-15 दे रहा है, ये 50 दे रहा है, 70 दे रहा है, 170 दे रहा है। तो यही सही है इन्वेस्टमेंट के लिए। ये बेवकूफ़ी है। ये समझिए वो जो एसेट है ना गोल्ड और सिल्वर, उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है 50-100% देना। अभी दिया है, पिछले एक साल से दिया है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है कि पूरी दुनिया के जो चचा है ट्रम्प भैया, वो हरकतें करते रहते हैं दिन ब दिन कुछ ना कुछ। कभी इसको हड़का दिया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा दिया, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, टैरिफ लगा देंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते हैं जिससे पूरी दुनिया घबरा जाती है। जब पूरी दुनिया घबरा जाती है, पूरी दुनिया क्या कहती है, अरे यार हमने यहाँ डाल रखा पैसा, वहां डाल रखा, वहां डाल रखा, हमारा पैसा कम हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे सेफ जगह कौन सी है? गोल्ड सिल्वर। गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल देते हैं। वो टेम्पररी है। वो जब दुनिया घबरा रही है तब जाके गोल्ड सिल्वर उठ रहा है। लेकिन कल को ट्रम्प चाचा का मूड ठीक हो गया, वो कैसी उल्टी सीधी हरकत ना करें, कोई अच्छा राष्ट्रपति बदल गया, कुछ भी हुआ, तो आपका ये गोल्ड सिल्वर ना ये रिटर्न नहीं देगा। तो बाकी जो ट्रेडिशनल है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह, एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह, वो सब रिटर्न देंगे। तो ये समझिए कि ये टेम्पररी है फेस। तो हम पूरा का पूरा अपना धन, पूरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में कर दें, बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं है। ओके। और अभी ये ऑलरेडी बहुत दे चुका है। अब क्या आगे 6 महीने में भी इतना देगा, ये किसी को नहीं पता। इकोनॉमी ऐसे ही चली रही, ग्लोबल टेंशन चला रहा, तो हो सकता है 6 महीने भी दे दे, लेकिन पता नहीं है ना किसी को चलेगा, भविष्य किसने देखा। तो ऑलवेज ये समझिए कि जो ट्रेडिशनल एसेट हैं उनकी वैल्यू हमेशा से ज्यादा है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर आज बहुत अच्छा दे रहा है, कल भी देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ओके ओके। तो एक पर्सन जो ज्यादा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इन सब की ज्यादा जानकारी रखता नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? उसको मूव करना है क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत, क्योंकि सभी लोग बात कर रहे हैं, मतलब जैसे मुझे लगता है आफ्टर कोरोना लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कि लोगों समझ में आ गया पैसे, चीज इन्वेस्टमेंट करनी, ये सब चीजों के बारे में लोग सोचने लगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये वो अपनी शुरुआत कहाँ से करे? देखो, आपने जैसे कहा कि जिसको ज्यादा पता नहीं है वो क्या करे, तो पता तो हमको, आपको ये भी नहीं पता था। जैसे मैं इंजीनियर था तो इंजीनियरिंग का भी पता नहीं था मेरे को, है ना? सही। तो कोई डॉक्टर बन गया, उसको डॉक्टरी का भी नहीं पता था। कोई कुछ बन गया, उसको वो भी नहीं पता था। कोई पुलिस में चला गया, यूपीएससी में, उसको भी सीखा ना। क्यों सीखा? क्योंकि जरूरत थी। ये समझिए कि पैसे की जरूरत है, मनी मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। अदरवाइज आज इतना चकाचौंध है ना चारों तरफ, जो हमारे पापा दादा के टाइम पे नहीं था। आप सड़क पे बाहर निकलो तो सही, एक लाइन से बड़े बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। वो कोई बर्गर की बड़ी सी अट्रैक्टिव फोटो है, पिज्ज़ा की अट्रैक्टिव फोटो है, होर्डिंग उधर दिखेगा, भैया प्रॉपर्टी लॉन्च हुआ है, 1 नंबर क्लब, इतना वो। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ तो कोई और होर्डिंग मिलेगा। मतलब चारों तरफ चकाचौंध है। प्लस आपके पास व्हाट्सएप है भैया, एक से एक ऐड आएंगे। आपके दोस्त कहेंगे ये मूवी आई है, वो नया ब्रांड आया है, वो नया ऑफर आया है। आप रोक ही नहीं पाओगे अपने पैसे को अपने पास। तो जब इतने सारे लोग बैठे हैं आपकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए, तो आपको सीखना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट। नहीं सीखे ना तो कोई तो आपकी जेब से पैसा निकलवाता ही रहेगा। चाहे ये ब्रांड्स निकलवाएंगे, चाहे वो होर्डिंग लगा के निकलवाएंगे, चाहे कोई भी निकलवा तो जरूर लेगा। कोई किसी स्कीम पे निकलवाएगा, कोई बैंक आएगा ये स्कीम है, कोई LIC वाला आएगा ये स्कीम है, कोई कहेगा वो स्कीम है। तो सीखना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट, चारा नहीं। और मनी मैनेजमेंट सीखने के लिए जैसे मैंने कहा कि हमको बस एक चीज सीखना है कि पैसा कहाँ मेरा महंगाई से ज्यादा बढ़ता है, वो मुझे सिखाओ। ठीक है, और वो बिना सीखे नहीं हो सकता, तो सीखना तो पड़ेगा। कोई कहे कि मुझे आता ही नहीं है, मैं सिर्फ SIP कर पे काम चला लूँ, सीखना पड़ेगा सर। आज वो जमाना नहीं है। हमारे पापा दादा के जमाने में जोमेटो नहीं था, स्विगी नहीं था, ये बड़े बड़े मॉल्स नहीं थे, ये इतनी सारी होर्डिंग्स नहीं लगते थे। तो पापा दादा के पास ऑप्शन ही नहीं था, कहाँ खर्चे भैया। ऑफिस से निकले तब घर ही जाना है, ज्यादा से ज्यादा समोसे में से कोई दुकान है वो कितना ही खर्चा करवा लेगा। रास्ते में मॉल्स नहीं पड़ते थे, रास्ते में बड़े बड़े कपड़े और जूतों के ब्रांड्स नहीं पड़ते थे। अच्छा, भूख लगे तो जोमेटो स्विगी का ऑप्शन नहीं था, तो घर का ही खाना खाना है, तो पैसे खर्चने का ऑप्शन नहीं थे। तो उनके टाइम में अगर बोले कि मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो चलता, आज बोलोगे तो नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे, लोग नोच लेंगे, खसोट लेंगे। ओके, एक यहीं पर इसी से एड ऑन पॉइंट है मेरा। आज भी देखा जाता है घरों में मनी मैनेज किया जाता है बाय द मैन ऑफ द हाउस। इवन इफ घर में जो लड़की है, फीमेल है, वो भी अर्निंग मेंबर है, फिर भी पैसा हस्बैंड डिसाइड करते हैं, या
ये फीमेल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, यार आप बताओ क्या करना है, कर लेते हैं, मतलब वो इतना कंफर्ट लेवल है। क्या ये सिर्फ आदमियों को जानने की चीज है या सभी को जानना चाहिए? मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। आई नो ये बड़ा awkward सा क्वेश्चन, ऑब्वियस सा क्वेश्चन, ऑकवर्ड नहीं है, जरूरी है, जरूरी है। ये सबको जानना चाहिए। सबको जानना इसलिए चाहिए क्योंकि देखो घर में जो पैसा जब आता है ना तो सिर्फ मर्द के हाथ में नहीं रहता या सिर्फ औरत के हाथ में नहीं रहता। Correct. दोनों की अपनी अपनी जरूरतें हैं, दोनों को कुछ ना कुछ खरीदना है, दोनों को घर चलाना है, तो चीजें दोनों को पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों को पता होनी चाहिए। नहीं तो फिर होता क्या है कि एक आदमी अगर अपने मर्जी से करता रहे ना तो दूसरे पार्टनर को ये लगता है कि अरे सब कुछ तो यही करता है, यही होता है, यही, हाँ ये बहुत है ना? है, हाँ। तो दूसरा पार्टनर भी छोड़ देता है, लो भाई तुम ही करो। पार्टनर है ना, पार्टनर का मतलब होता है बराबर है, बराबर। तो हर चीज में बराबरी होनी चाहिए ना, दोनों दोनों को पता होना चाहिए। क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस देखा जाता है कि पैसे इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं हस्बैंड डिसाइड करते हैं, जो कि अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट फीमेल को पता ही नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब पीछे कई जगह पर ऐसी चीजें सामने आती हैं कि हस्बैंड ने मतलब रिलेशनशिप को बहुत वक्त हो गया, 20 साल शादी के हो गए, हस्बैंड नहीं रहे, ठीक है, अब कुछ नहीं पता हस्बैंड की कहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, कौन से म्यूचुअल फंड में, पता ही नहीं है, और वो हस्बैंड ने शेयर ही नहीं किया कभी। अच्छा, ये बहुत बड़ा डेटा है सरकार के पास ना, कितने हजारों करोड़ों के ऐसे फंड हैं, कई सारे इंश्योरेंस ऐसे पड़े हैं जो क्लेम ही नहीं किए गए, कितने सारे बैंक में ऐसे पड़े हैं जो कभी क्लेम ही नहीं करेंगे, नॉमिनी तक नहीं था डिक्लेयर किया था, तो बैंक वाला खुद चल के थोड़ी बोलने आएगा कि भैया बहुत दिन से पैसा डाले निकाले नहीं हो, 2-3 लाख रुपए पड़े, हम दे दे कुछ, ऐसा बैंक नहीं करेगा तो अटक जाएगा। इसलिए भी जरूरी है। और इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि कई बार ये होता है कि हस्बैंड शहर में रहता है लेकिन वाइफ गांव की है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ये भी होता है। हाँ। तो इस केस में मैं तो कहता हूँ कि घर में एक फोल्डर बनाओ, हर चीज का फिजिकल डॉक्यूमेंट रखो। क्या बात है। हर चीज का जितना फिजिकल डॉक्यूमेंट है, ताकि कल को भगवान न करे कुछ हो गया तो वाइफ एक बार फोल्डर निकाले, उसको देख के पता चल जाए सब कुछ कितना है। और कई सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं होते, जैसे कहीं पैसा डाल रखा है 2 लाख 3 लाख 5 लाख, एक्सेल बना के रख लो ना, डेट के साथ, इस डेट को इतने पैसे इस बैंक में हैं। आप मंथली उस फोल्डर को रिव्यू करते रहो, हर महीने एक दिन बैठ करके 1 घंटे लगाए फोल्डर रिव्यू करना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इससे वो पैसा जो परिवार के लिए ही जमा किया गया था वेस्ट नहीं होता। वेस्ट नहीं होता। राइट। आई थिंक ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब एक सवाल, जैसे आप ना, मैंने कई जगह देखा आपकी वीडियोस में आप SIP के बारे में तो बात करते ही करते हो, आप SWP के बारे में बात करते हो, तो ये क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? सर SWP क्या है ना, एक बार बाल्टी में पानी भरना है अपने को, तो एक एक ग्लास एक एक जग कर करके हम पैसा भरते हैं बाल्टी में। पैसा भर गया मतलब बाल्टी में पानी भर गया, तो जो पानी भर गया ना वो काम हम SIP के साथ करते हैं म्यूचुअल फंड में। मतलब SIP करते हैं किसी न किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में, पैसा 5,000 10,000 महीने का डालते हैं ताकि लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ बन जाए, 1-2 करोड़ का वेल्थ बन जाए। SWP उस 1-2 करोड़ के वेल्थ को यूज करने का तरीका है, स्मार्ट तरीका। ओके। 2 तरीके हो सकते हैं। 1 करोड़ का वेल्थ बन गया, अब सीधा आप निकाल लो 1 करोड़ रुपए, क्या करोगे भैया? किधर डालोगे? प्रॉपर्टी खरीदना, जमीन खरीदना, कहाँ? हाथ में पैसा संभालना भी तो बहुत मुश्किल है, वो खुजली होने लग जाती है। तो इससे अच्छा आप पूरा पैसा एक बार मत निकालो, आप उसको SWP कर दो। SWP करने का मतलब आप थोड़ा थोड़ा पैसा उससे निकालो, और वो पैसा कभी खत्म भी नहीं होगा और पैसा बढ़ता भी रहेगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, 1 बाल्टी पानी में आप 2 जग पानी डाल रहे हो और 1 जग पानी निकाल रहे हो, फिर अगले महीने 2 जग डालते हो और 1 जग निकालते हो, फिर 2 जग डालते हो, फिर 1 जग निकालते हो। बाल्टी से पानी कभी खत्म होगा? नहीं होगा, बढ़ेगा, और अपनी जरूरत भी पूरी हो जाएगी ना। करेक्ट है ना? SWP वही तरीका है। आपके पास जब फंड जमा हो गया है, अब उतना ही निकालो जितना आपका जरूरत है। अच्छा, इसका कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि जरूरत ज्यादा है तो पूरा निकाल लें। आपके पास जितना जमा किया वो फंड है ना, उसका 0.5% पर मंथ निकालो। 0.5%। कैसे? एग्जांपल समझाता हूँ। स्टॉक मार्केट अमूमन तौर पे अगर बड़े फंड में भी आपका पैसा लगा हुआ है तो 12% सालाना हम क्या अगर मानते हैं, पास परफॉर्मेंस जो है सालाना, अगर स्टॉक मार्केट 12% दे रहा है तो आप 6% सालाना के हिसाब से पैसा निकालना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का 1 करोड़ का फंड जमा हो गया है, 6% कहने का मतलब कितना हुआ? साल का 6 लाख रुपए। साल का 6 लाख यानी कि महीने का कितना हो? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए महीना आप निकालना शुरू कर दो। अगर 1 करोड़ का फंड है तो वो 1 करोड़ का फंड कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा बढ़ता रहेगा। वो बहुत सही। कब तक बढ़ता रहेगा? जनरेशन तक बढ़ता रहेगा वो।
किसी का 50 लाख का फंड है तो 6% और 0.5% वो भी निकाल के देखोगे तो आपका 25,000 आएगा। 50 लाख के फंड पे 25,000 निकालते रहो, कभी खत्म नहीं होगा पैसा, वो बढ़ता ही रहेगा। ये SWP है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब बने हुए कॉर्पस को स्मार्ट तरीके से यूज करने का तरीका है SWP। अच्छा, ये तो बहुत सही चीज है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत सही चीज है। ओके, आप जब किसी से मिलते हो, कहीं आपने सुना है कि यार अगर 4-5 करोड़ मेरे पास आ जाए तो मैं जिंदगी भर बैठूं और कुछ ना करूं, ऐसा? बस बिल्कुल वही तरीका है। अच्छा 4-5 करोड़ आ गए, या मैं मजाक में कहता हूँ कई बार, भैया कहीं से लूट लाट के पैसा लाए हो, जमीनों में बेच दिए बाप दादा का, एक बार में 2-3 करोड़ आ गए, तो क्या करोगे उस 2-3 करोड़ का? एक बार समझ में भी तो नहीं आता ना। हर महीने कमाने का इंतजाम बना लो ना, हर महीने उससे स्मार्ट तरीके से आपके पैसा बैंक में अकाउंट में आता रहेगा। कोई नौकरी चाकरी नहीं, कोई दूसरा धंधा पानी करने की जरूरत नहीं, अपने आप पैसा आता रहेगा और वो 2-3 करोड़ रुपया कभी खत्म भी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ता ही रहेगा। ये SWP है। अच्छा, बढ़ता क्यों रहेगा? क्योंकि हम एक जग तो निकाल रहे हैं, 2 जग डाल रहे हैं, तो एक जग हमेशा सरप्लस है, वो आपके पैसे को सरप्लस करता रहता है। मुझे एक मेरे माइंड में चलती है वो चीज़, मैं वो पर्सनल सवाल ही समझिए। क्या होता है कि जब मैं शेयर मार्केट में कोई भी फंड या म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मैं देखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, पता नहीं क्यों समहाउ ऐसा बहुत केसेस में मैं देखता हूँ कि यार लोग बोलते हैं कि जो मैं सेलेक्ट करता हूँ वही नीचे जाने लगता है या वही रुक जाता है, उसके बाद बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल होता होगा? कि मैं, अगर आपने कहा, चलो जैसे आपने मुझे एडवाइस किया कि मेरे काम करते हैं कि ये मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब में आपने कुछ एक प्रोपोर्शन आपने मुझे बताया, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी इसके बाद। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी कितनी है कि मैं वो 10 से 12% के सच में मैं ग्रो कर पाऊंगा? मैं अपने आप 4-5 फंड उठाया और पता चला वही फंड नीचे जा रहे हैं तो 4-5 सालों में भी, तो क्या ऐसा भी होता होगा? देखो, 2 चीजें होता है ना कि हम लोग जिंदगी में ना नेगेटिव चीजों को जल्दी नोटिस करते हैं। हाँ। जैसे मान लो हमारे शरीर में 2 हाथ हैं, 2 पैर है, आँख है, सब कुछ सही चल रहा है, तो हम कभी किसी को बोलेंगे नहीं कि यार मेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, देख मेरा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी नहीं बोलोगे आप। करेक्ट है। वहीं इधर चोट लग जाए, अरे यार मेरी जिंदगी में होता है, देखना यार चोट लग गया, अरे इतने साल तक तो नॉर्मल था, कभी मुंह से नहीं बोले, कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला, कभी ऊपर वाले को थैंक यू नहीं बोला, मेरा शरीर इतना अच्छा है। लेकिन जरा सा कट लग गया, आप 4 लोगों को बताओगे। बिल्कुल सही। होता यही है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहीं ग्रो भी कर रहा है, कहीं ठीक ठाक चल रहा है, डूबा नहीं है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रो कराना था हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, वो तो नॉर्मल है, वो तो नॉर्मल है, वो तो मिल होना ही था। नहीं था। लेकिन अगर गिर गया, वो नॉर्मल नहीं था, वो हो कैसे गया मेरे साथ, उसकी बात हम 4 लोगों के साथ करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, होता है। अगर आप थोड़ी समझदारी ना दिखाएं तो पैसा गिरना लाजमी सी है, मतलब बिना नॉलेज के आपने किया। बिना नॉलेज के। अच्छा, नॉलेज भी मैं कहता हूँ SIP म्यूचुअल फंड में ना बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है नहीं। अच्छा, ओके। सिंपल फंडा बताता हूँ आपको। अगर कोई आदमी अभी एज कम है, एज कम कहने का मतलब 30 साल से कम का एज है, ठीक है, तो आप सिर्फ एक फंड चुनो SIP करने के लिए, स्मॉल कैप। ओके। अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है तो आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो। क्यों कहता हूं मैं? देखो, जब इसकी एज कम होती है ना, 30 साल से कम की एज है, मतलब अभी आप 70 साल तक तो जीने वाले हो, तो 40-50 साल तक रहोगे दुनिया में, तो आपके पास और भी कमाई धमाई के ऑप्शन बने रहेंगे। बिल्कुल। स्मॉल कैप क्या होता है कि आपने उधर पैसा डाला है ना, स्मॉल कैप वो कंपनियां होती हैं जिसमें ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक कोई छोटी कंपनी है, उसके रिलायंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, बजाय कि SDFC रिलायंस बन जाए। हाँ, नहीं, हाँ, वो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। हाँ। तो छोटे के बड़े होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन छोटे के खत्म हो जाने की पॉसिबिलिटी भी है। हाँ, राइट। या तो वो छोटा बहुत बड़ा हो जाएगा, या छोटा वो निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये रिस्क होता है। अच्छा, स्मॉल कैप ऐसी कंपनियों का कलेक्शन समझ लो। अच्छा, चूंकि मैं SIP के जरिए कर रहा हूं, तो जो कंपनियां खत्म होने वाली होंगी उसके साथ मेरा पैसा भी खत्म हो जाएगा, ये रिस्क मेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने SIP किया है, SIP में कोई फंड मैनेजर बैठा है, वो उसका काम ही है देखना कि जो कंपनियां खत्म होने वाली है वहां से पैसा निकाल के किसी ठीक ठाक कंपनी में डालना। ठीक है, लेकिन चूंकि सारी स्मॉल कैप है, तो उसमें अगर 10 कंपनियों का कलेक्शन है, तो कोई ना कोई एक कंपनी फटेगी, फटके मतलब सुपरस्टार बनेगा, वो मेरे पैसे को बहुत बढ़ा देगा।
ठीक है, अच्छा, लेकिन उसमें वक्त लगता है। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब मैं कहता हूँ कम से कम आपके पास 10 से 15 साल का समय। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि 10 से 15 साल तक मैं अपने पैसे को नहीं देखूंगा, हर महीने डालता रहूंगा पेशेंटली, तो स्मॉल कैप से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप हो कि भैया उम्र हो गई है, सेफ चाहिए, तो लार्ज कैप को छोड़ के कहीं मत जाओ। वो बड़ी कंपनियां हैं, वो बर्बाद भी नहीं होंगी और बहुत ज्यादा वो सुपरस्टार भी नहीं बनेंगी, वो ठीक ठाक तरीके से देता रहता है। तो बस SIP म्यूचुअल फंड में इतनी ही चीज समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अगर उम्र है 10-15 साल रुक सकते हो तो स्मॉल कैप के अलावा कहीं मत जाओ, उम्र निकल चुकी है लार्ज कैप के अलावा कहीं मत जाओ। ओके, अमेजिंग। तो लार्ज कैप ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दे, 10 से 12% दे देता है आराम पे? 10 से 12 पर पास रिकॉर्ड तो यही कहता है, पास परफॉर्मेंस तो यही कहता है। देखिए लार्ज कैप जो है आप वहां पर 10 से 12%, अगर आप लंबा समय वहां भी ले रहे हो, 10 साल 15 साल का समय ले रहे हो वहां पे भी, तो आप ऑन एन एवरेज 12 से 15% का एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। आप अगर मिड कैप लेते हो तो 10-12-15 साल में वहां पर अपॉन आप 17% के आसपास, 18% के पास एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। स्मॉल कैप लेते हो तो वो 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है। और 30% का कैगर मतलब सालाना रिटर्न, वो फिर बड़ी चीज बन जाती है लंबे समय में। हाँ, करेक्ट, एग्री। एक और आज के टाइम में बहुत ज्यादा रुझान है, काफी लोग सब जा रहे हैं इस तरफ, ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहले तो मुझे जानना है कि जो ये ट्रेडिंग होती क्या है, और आज के टाइम में जो ये लोग जब, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ऐसी बातें बहुत कंसिस्टेंटली मैं सुनता हूँ। तो पहले तो ट्रेडिंग है क्या, हाउ सेफ इज इट, ऑल्सो कि क्या इसको खेलने का तरीका सच में इतना ही आसान है? देखिए पैसा कमाना तो धरती पे कभी भी आसान नहीं रहा है ना, अभी भी आसान नहीं है, लेकिन लोगों को हमेशा पैसा इजीली और आसान तरीके से ही कमाना होता है, हमेशा से। तो आज के समय में ट्रेडिंग वो चीज है जब दिखता है कि बड़ी आसानी से पैसा हो जाएगा। भैया क्या करना है, थोड़ा पैसा डालना है, ये देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, और 4 कैंडल देखा, लग रहा है ऊपर जाएगा, पैसा डाल दिया, और अगर ऊपर चला गया तो पैसा बन गया। ये सबसे बड़ा काल बन जाता है। अगर आप ट्रेडिंग में पहली बार घुसे और पहली दूसरी बार में अगर आपका पैसा बन गया ना, तो ये कुछ ऐसा है कि आदमी कसीनो घुसा और कसीनो में पहली बार में उसका पैसा बन गया। अब दुनिया में ऐसा कोई होगा पैसा बनने के बाद वो चला जाएगा बाहर? वो दोबारा खेलेगा। अच्छा दोबारा भी बन गया तो अब तो सुपर कॉन्फिडेंट हो गया, अब तो पिछली बार खेलेगा ही खेलेगा वो। तो ऐसे करके 2-3 बार अगर पैसे बन गए ना, फिर वो समझ लो शुरुआत में ही जुआरी बन जाता है। अच्छा जुआरी जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेडिंग जुआई है, ट्रेडिंग एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे दुनिया में कोई भी बिजनेस होता है, आप किसी बिजनेस की समझ नहीं रखते तो वहां पैसा डूबना के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। अब एक मान लो कपड़े की दुकान ही है, आपको लगता है कि यार उसका फलाने का कपड़े का दुकान बहुत चल रहा है, हम भी एक कपड़े का दुकान डाल लेते हैं, तो डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? अब कपड़े के दुकान का मार्केटिंग कैसे होती है, डायनेमिक्स क्या होते हैं, वो हमें नहीं पता। देखने में लगता है बड़ा आसान है, क्या आएगा, कस्टमर आएगा उसको माल दे देना, इतना ही तो करना है। लेकिन धंधे के पीछे बहुत कुछ होता है ना। अब ये माइक बेचने वाले लगेगा अरे क्या करना है, माइक बताना है, अमेज़न पे डाल देना है, बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, आप ही से क्यों ले, आप ही का ब्रांड क्यों ले। तो धंधा जितना आसान दिखता है पीछे उतना आसान नहीं होता है। सही। धंधे के पीछे दिन रात लगता है, माथा 25-24 घंटे खराब होता है, कितने सारे धंधे बंद हो जाते हैं। तो जिस तरीके से धंधा आसान नहीं होता, जिस तरीके से धंधे में भी अगर आप समझ ना रखो, जानकारी ना रखो, तो डूबने के चांसेस हैं। सेम है ट्रेडिंग है। अगर आप ट्रेडिंग सिर्फ ये देख के कर रहे हो, करे उसका ट्रेडिंग से पैसा बन गया हमारा ही बन जाएगा, तो आपके डूबने के चांसेस निश्चित हैं। और फिर वही होता है, आदमी एक बार पैसा गवाता है तो फिर वो बदले की भावना से ट्रेडिंग करता है। अरे अगली बार वसूल लेंगे इसको, 2 बार पैसा कमाए थे ना, एक बार चला गया कोई बात नहीं, अगली बार वसूल लेंगे उसको। फिर खेलता है, फिर चला जाता है पैसा। फिर वो कहता है कि नहीं इस बार तो निकाल ही लूंगा मैं, इस बार सुपर कॉन्फिडेंट हूं मैं। तो ऐसे करते 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 उसका पैसा ज्यादा चला जाता है। तो ट्रेडिंग आसान है क्या? नहीं, कतई नहीं है। दुनिया का जैसे कोई भी बिजनेस आसान नहीं होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग भी आसान नहीं है। लेकिन क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाया जा सकता है? तो मैं कहूंगा जैसे बिजनेस से पैसा बनता है वैसे ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। लेकिन जैसे बिजनेस एक तपस्या है, समय लगता है, बहुत सारी चीजें सीखने समझने की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे धोखे मिलते हैं आपको,
बहुत सारी बार गिरावट देखोगे आप, तो तपस्या, पेशेंस, इन सब का नतीजा होता है एक सफल बिजनेस। तो ऐसे ही ट्रेडिंग भी ऐसी बहुत सारी चीजों का तपस्या का फल है। लेकिन पहले दिन से पैसा बन गया तो वो लक से ही बनेगा, वो स्किल नहीं हो सकती। ओके ओके ओके। क्योंकि डू यू थिंक आपको ये लगता है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं आजकल ट्रेडिंग के, और उन लोगों के लिए क्या कहना है आपका कि जो ये बोलते हैं कि यार मेरे को ना अब मेरा हो गया, जॉब में छोड़ रहा हूँ और मैं ही करूंगा, और हाथ में भी 2-4-5 लाख रुपए ही पड़े हैं बेचारे के पास, तो डू यू सजेस्ट देम टू लीव जॉब एंड गेट इनटू ट्रेडिंग? देखिए, क्या ये काफी पैसा है, मतलब 5 लाख रुपए पुटिंग इनटू ट्रेडिंग? नहीं, 5 लाख रुपए तो उड़ने में 2 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महीना लगेगा, महीने भर में खाली हो जाएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनको हम कहते हैं वेल्स बैठे हुए हैं। वेल्स मतलब उनका मुंह बड़ा है, उनकी भूख बड़ी है, वो दूसरों का पैसा खाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट देखिए, एक की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरे की जेब में जाता है। करेक्ट है, हाँ, है ना? सही है। अब कोई पैसा लूज करेगा तभी तो दूसरा कमाएगा, कसिनो में जैसा होता है। तो वेल्स बैठे हैं, वो सालों से बैठे हैं, वो हजारों करोड़ रुपए लेकर के बैठे हैं। क्या बात। क्यों बैठे हैं? कि जितने छुटकू मुटकू आएंगे, लाख हजार रुपए लेकर के आएंगे, उनका पैसा निकलना है। वो 10-10 हजार वाले 100 लोगों का पैसा खाने के लिए बैठे हैं रोज का। अच्छा, इतने सालों का तजुर्बा है, मोटा कैपिटल लेकर के बैठे हैं वो। अच्छा, बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस सब रखते हैं वो। तो ये 10 हजार वाला इतना कॉन्फिडेंट होकर के कैसे जा सकता है कि मैं तो पैसा निकाल ही लूंगा? अच्छा, ये पैसा निकालेगा किसकी जेब से निकालेगा? उस वेल्स की जेब से। इतना आसान है क्या वेल्स वो पैसा निकाल के देते? अच्छा, अगर निकल भी गया तो वेल्स जानबूझकर कई बार पैसा अपना दे देते हैं कि तेरे को लत लगे तो एक बार आ तो सही, 2 बार ले जा प्रॉफिट, 3 बार ले जा, 5 बार ले जा, 10 बार ले जा, लेकिन 11वीं बार सारा प्रॉफिट, सारा पैसा एक बार लूंगा। ये वेल्स की स्ट्रेटेजी होती है। स्टॉक मार्केट में 2-4 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते। जॉब छोड़ करके ट्रेडिंग करना, ये तभी उसी के लिए ठीक है जिसने लंबा समय भले ही पार्ट टाइम में ट्रेडिंग में दिया है और पैसा बनाया है तो। लेकिन नया नया है, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जुए से ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाला आपकी जिंदगी में, सेम जुए की तरह काम करेगा आपके लिए। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक इट इज मच बी नीडेड। बट आपने वो सही बात बोली कि इट इज एज गुड एज अ डिफरेंट बिजनेस। अगर आप उसको तपस्या करने के लिए तैयार हो, वक्त देने को तैयार हो, तो यू कैन डेफिनेटली मेक मनी लाइक एनी अदर बिजनेस। एग्जैक्टली, आप बना सकते हो आप। अमेजिंग, ओके, सुपर। एक और मेरा सवाल एसआईपी से रिलेटेड है कि एसआईपी में आप कंसिस्टेंटली एक चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एसआईपी में पैसा डाल भी रहे हो, तो अगर आप स्टेप अप नहीं कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा आपके लिए। या ये स्टेप अप करना कितना ज्यादा जरूरी है, और ये होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए, एक एसआईपी होती है जो हर महीने एक फिक्स अमाउंट हम पैसा डालते रहते हैं। बिल्कुल सही। एक स्टेप अप एसआईपी होती है कि हर साल हम कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज करते हैं। लेट्स सपोज कोई आदमी 5,000 रुपये महीना डाल रहा है, तो 5,000 रुपये महीना वो सालों से डाले जा रहा है, लेकिन उसकी इनकम भी तो बढ़ी होगी बीच में। हाँ, तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो हम कहते हैं कि भैया आप साल भर में अपने 5,000 रुपये को 10% बढ़ा दो ना। आप 5,500 डालना शुरू कर दो, 6,000 डालना शुरू कर दो, 10%, 15%, जितना बढ़ा सकते हो। आप ये डिसिप्लिन रखिए कि हर साल 1 तारीख को, मतलब जैसे ही साल पूरा होता है, साल पूरा होते ही आप 10% अपने एसआईपी का अमाउंट बढ़ाओगे। इससे फर्क मालूम कितना पड़ जाता है? 20 साल तक अगर कोई एसआईपी करता रहे, नॉर्मल एसआईपी में अगर उसका 20 लाख रुपए बनता है ना 20 साल में, मान लिया, तो स्टेप अप एसआईपी में सिर्फ 10% अगर वो सालाना बढ़ाता है, महीने का नहीं, मैं सालाना कह रहा हूँ, साल में एक बार रिवाइज किया है, तो 20 साल में पैसा डबल हो जाता है। अगर इधर 20 लाख बना है तो स्टेप अप एसआईपी के जरिए 40 लाख बनता है। अच्छा, 40 साल में ये पैसा ट्रिपल हो जाता है। अगर नॉर्मल एसआईपी के जरिए 1 करोड़ का फंड बना है, तो स्टेप अप एसआईपी सिर्फ 10% बढ़ाने से 3 करोड़ का फंड बनता है। माय गॉड। तो स्टेप अप एसआईपी इसलिए अच्छा है क्योंकि छोटा सा स्टेप अप करते हो आप, छोटा सा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, लेकिन लंबे समय में इसका इफेक्ट बहुत बड़ा दिखता है। आप क्रिप्टो को कैसे देखते हो अभी आज की मार्केट में? जैसे पिछले साल तक तो आई थिंक 2024 तक भी मैं देख रहा था बहुत अच्छा किया क्रिप्टो ने, पिछले साल भी 25 में भी अच्छा किया। तो हाउ डू यू सी क्रिप्टो राइट नाउ? देखो, स्टॉक मार्केट 12 से 15% का एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में भी 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, गोल्ड में नॉर्मली 10 से 12% का एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी का सिनेरियो छोड़ दो तो। क्रिप्टो ने अब तक 14 साल में 94% का कैगर दिया है। 94%।
मतलब God. दुनिया के शायद किसी भी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, क्रिप्टो में मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा कॉइन है। बिटकॉइन या इथेरियम है ना, ये भी हाँ हाँ, ये बड़े कॉइन। ये बड़े कॉइन्स है दो। लेकिन इसका मतलब क्या है, हम सारा पैसा फिर बिटकॉइन में डालने लग जाएं? नहीं। एक चीज समझिए, जब बच्चा छोटा होता है ना हम्म। तो बहुत उछल कूद करता है, बहुत एनर्जी होती है, तोड़ेगा फाड़ेगा बांधेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन बड़ा होने के बाद वो थोड़ा स्थिर हो जाता है, मेच्योरिटी आ जाती है ना उसमें। बिल्कुल सही। हाँ। ऐसे ही कोई इन्वेस्टमेंट एसेट भी जब नया नया होता है ना, बहुत तूफान मचाता है वो। तो ये क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एसेट अभी नया है, 14 साल 15 साल पुराना होना कोई बहुत बहुत बड़ी पुराना नहीं हो गया ये। ओके। तो नया है, लोग कम है, मैच्योरिटी कम है, इन्वेस्ट एसेट खुद मैच्योर नहीं हुआ है। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं हो सकता है उनमें से ज़्यादातर लोग मैच्योर ना हो, तो ये ज़्यादा रिटर्न देना लाजमी है। स्टॉक मार्केट में भी जब नया नया आया होगा तो भी बड़े रिटर्न मोटे मोटे मिलते होंगे। आज एक मार्केट ठहर सा गया है, मैच्योर हो चुका है, मार्केट भी मैच्योर है, लोग भी मैच्योर हैं। कल को क्रिप्टो भी जब मैच्योर हो जाएगा, रेगुलेशंस बन जाएंगे, सरकार इसके लिए रेगुलेशंस ले आएगी, तो 94% का कैगर मिलेगा क्या? नहीं, नहीं होगा। ये गिरेगा। 60 होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, लेकिन उसको करने में, वो होने में समय लगेगा। हाँ। अभी अगर 94 है तो आप फिर 80 एक्सपेक्ट करोगे, 94 से आप सीधा 20 नहीं करोगे एक्सपेक्ट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि क्रिप्टो में पोर्टफोलियो होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। होना ही चाहिए, तो नहीं चाहिए। क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट एसेट का मजा लीजिए ना। आज गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं ना, चारों तरफ लोग पैसा डाल रहे हैं ना, भैया बहुत तेज भाग रहा है। क्रिप्टो तो उससे भी तेज भाग रहा है। 14 साल में 94% का कैगर, अरे वो गोल्ड सिल्वर में भी नहीं है अभी। लेकिन हाँ, इतनी सावधानी जरूर बरतती है कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसका 10-12-15% से ज्यादा ऊपर ना डालें। लेट्स सपोज अगर लेट्स सपोज अगर कोई 10,000 रुपये महीना टोटल इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में भी, इधर भी उधर भी, तो उस 10,000 रुपये का 10% यानी कि कितना हुआ, 1,000 रुपये के आसपास। 1,000 रुपये का एक्सपोजर आपका क्रिप्टो में जरूर होना चाहिए। क्या पता समय अच्छा चले और ऐसे ही क्रिप्टो देता रहे तो आपका ये 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बाकी के 9,000 के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दे दे। लेकिन लालच में नहीं पड़ना, पूरा पैसा मैं क्रिप्टो में डाल दूं, ये कतई नहीं करना, क्योंकि क्रिप्टो ना वोलेटाइल एसेट है। लोग कहते हैं रिस्की बहुत है, रिस्की कुछ नहीं होता, वोलेटाइल होता है। स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में ना, मेरे हिसाब से ना रिस्क जैसा कोई वर्ड नहीं होता, वोलेटाइल होता है। कहते हैं ना मार्केट रिस्क के अधीन है और पता नहीं क्या क्या। रिस्क होता किधर है, कैसे रिस्क होता है? रिस्क तब होता है आपका पैसा जीरो हो जाए। कभी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो सकता है क्या? अगर जीरो हुआ भी तो टेम्पररी टाइम के लिए होगा, परमानेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही क्रिप्टो पे वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है कि आज 100 रुपये में एक कॉइन मिल रहा है, कल को वही कॉइन 80 रुपये मिलने लग जाएगा, फिर परसों 70 में मिलने लग जाएगा, लेकिन तरसों 150 में मिलने लग जाएगा, फिर 200 में मिलने लग जाएगा, फिर पता चलेगा कभी 50 में मिल रहा है। तो कभी 50 में मिल रही है वही चीज, कभी 200 में मिल रही है वही चीज। तो इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। आपने अगर 100 रुपये में खरीदा और आज 50 रुपये भाव चल रहा है और 50 में आपने बेच दिया, और आप कहोगे कि अरे बड़ा नुकसान हो जाता है, 50 रुपये का लॉस हो गया मेरा, तो आपने अपनी वजह से लॉस किया है। नहीं बेचते, रुके रहते, साल भर में वापस वो 200-300 हो जाता। तो ये वोलेटिलिटी होती है। बस वोलेटिलिटी को ध्यान में जरूर रखिए। जब नेगेटिव है पोर्टफोलियो, जब गिरा हुआ है, उस समय बेचने का नहीं, उस समय रुकने का। उस समय हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाने का, क्योंकि कल को पता है ये उठेगा जरूर। क्यों उठेगा? क्योंकि इसका पास परफॉर्मेंस यही कहता है। ठीक है, अमेजिंग। ओके, तो आपने जैसे बताया कि जब आप क्रिप्टो में पैसे डाल रहे हो तो 10% के आसपास ही डालो। इसका कुछ कोई ऐसा फिक्स्ड रूल है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 लाख रुपए रखा हुआ है तो इसका मुझे डाइवर्सिफिकेशन कहाँ करना चाहिए आइडियली? अगर आप होते तो कहाँ करते इस वक्त पर, इस स्टेज पर? देखो, इन्वेस्टमेंट में ना मुझे लगता है डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट में डालना। करेक्ट है। ये क्यों कहते हैं कि ऐसा होता है कि कभी अभी जैसे सिल्वर गोल्ड बहुत भाग रहा है, क्या स्टॉक मार्केट भी उसी रफ्तार से भाग रहा है? नहीं भाग रहा, वो स्लो है। अच्छा, रियल एस्टेट कभी हो सकता है बहुत रफ्तार से भागेगा, तो कोई दूसरा एसेट स्लो चल रहा होगा। तो ऐसे में जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप उस एसेट से निकालो जो कि ऑलरेडी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है। लेकिन वो एसेट के अलावा कोई पैरेलल दूसरा एसेट जरूर होगा। ये एसेट तो बहुत हाई पर है लेकिन दूसरा एसेट बहुत लो पर है। आपका पैसा दोनों में है,
तो आप इस वाले एसेट से पैसा निकालो, इस वाले से मत निकालो। लोग उल्टा नहीं करते होंगे लोग उल्टा करते हैं, है ना? लोग उल्टा करते हैं, जो गिर रहा है उससे निकाल लेते हैं, भैया और न गिर जाए, और न गिर जाए। मतलब देखो, हर बार जब भी तूफान आता है ना, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में हो, तो हर तूफान देख के ऐसा लगता है कि ये तूफान अब जिंदगी खत्म कर देगा, इसके बाद तो बचेगी नहीं। अभी जैसे चल रहा है माहौल ट्रम्प का, हाँ। ये युद्ध वो युद्ध, तो निफ्टी आज 25,000 पे गिर के आ गया। तो लोगों को ये लग रहा है, अरे भैया 25,000 आ गया, अब तो 24,000 तक जाएगा, 22,000 तक गिरेगा। लोगों को ये लगता है कि इससे और ज्यादा गिरेगा, इसलिए निकाल लो। लेकिन दुनिया में कोई नहीं बता सकता है कि इससे ज्यादा गिरेगा, यहां से ऊपर उठेगा। और लोग इसी घबराहट में पैसा निकाल लेते हैं कि और ना गिर जाए। अरे ये पैसा डालने का समय होता है। एवरेजिंग का रूल ही तो यही कहता है कि एवरेजिंग का मतलब, आपने कोई यूनिट 100 रुपए की खरीदी आज, कल को वो 90 रुपए का मिलेगा, परसों 80 रुपए का मिलेगा। तो आपने जब 100 रुपए पे खरीदने की हिम्मत कर ली थी, 90 रुपए का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है ना, तो 90 पे भी खरीदो। अच्छा, इस डर में ना रहो कि 80 हो गया तो, अरे 80 हो गया तो फिर खरीदना, 70 हो गया तो फिर खरीदेंगे, क्योंकि हमको ये बात पता है कि मैंने 100 पे खरीदा, भाई इतना महंगा मैंने खरीदा, तो अब तो सस्ता मिल रहा है। अच्छा, एक चीज होता है कि कल को आज ये प्राइस 70 पे आ चुका, 60 पे आ गया, ये 100 से ऊपर जाएगा, तय जाएगा। जब इतनी समझ मुझे है तो मैं क्यों निकालूं 60 पे 70 पे? वो डालने का समय होता है। जो आपने अभी जो शेयर किया, इसमें माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना? माइंडसेट से ज्यादा इमोशंस का रोल है। ओके। इमोशन देखो, हम जानते हैं कि मार्केट उठेगा, है ना, कल को सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब अपने पोर्टफोलियो में लाल 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 दिखता है ना, इसमें 50,000 का लॉस, इसमें 2 लाख का लॉस, इसमें 3 लाख का लॉस, इसमें 20,000 का लॉस, वो डराता है। हम सब जान रहे हैं मार्केट उठेगा, लेकिन डर लगता है, अगर नहीं उठा तो यार जो है उसी को निकाल लो। तो ये इमोशन का खेल है ना, कि माइंडसेट का। तो आपको इमोशन मारता है कहीं भी, दुनिया की किसी भी जगह। रिलेशनशिप में भी आदमी मरता है इमोशन की वजह से, धंधे में मरता है इमोशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट में भी मरता है इमोशन की वजह से, ट्रेडिंग में भी मरता है इमोशन की वजह से। ये इमोशन का बैलेंस थोड़ा, हाँ, इमोशन पर कंट्रोल आप तब कर सकते हो जब आपकी नॉलेज सुपर सॉलिड है। होता क्या है ना, तराजू के 2 पहलू होते हैं इन्वेस्टमेंट में। एक तरफ होता है इमोशन, दूसरी तरफ होता है नॉलेज। जब नॉलेज कमजोर होता है ना, सुनी सुनाई नॉलेज है, हल्की फुल्की नॉलेज है, तो इमोशन भारी पड़ता है, और जब जब इमोशन भारी पड़ेगा आपका नुकसान ही होना है। लेकिन नॉलेज अगर सॉलिड है, ये भारी है, तो इमोशन हल्का ही पड़ेगा। जैसे मेरा आज पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन है, क्योंकि बहुत सारे एसेट, बहुत सारे स्टॉक्स मैंने कुछ महीनों पहले खरीदे, वो आज नेगेटिव में और भयंकर नेगेटिव में है। लेकिन मेरे को पता है यार, फंडामेंटल सॉलिड है, ये उठेगा आज न कल। तो ऐसे समय मैंने और उसमें डाला, न कि निकाला। SIP के अमाउंट मैंने इन दिनों बढ़ाए, मैंने लमसम करे अच्छा खासा अमाउंट। क्यों करे? मेरे को पता आज न कल उठेगा। इंडेक्स डाउन हो गया, मैंने इंडेक्स में पैसे डाले, इस डर में मैं नहीं हूं कि आज 25,000 है, कल 24,000 चला गया तो चला जाए, 24 जाएगा तो और डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि 30,000 भी जाएगा, 32 भी जाएगा, 40,000 भी जाएगा, उस टाइम निकालेंगे। अमेजिंग, बहुत सही। लेकिन बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये इमोशन का गेम है सारा। हाँ। माइंडसेट से भी ज्यादा। करेक्ट, ओके। आपने ना एक चीज बोली अभी, लमसम, ठीक है, तो ये कई बार लोगों के पास ऑप्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को अचानक से 10 लाख रुपए मिल गया कहीं पर, लेकिन उसमें से लोग क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखकर उसी में से 10 SIP काट देते हैं कि हर महीने 10,000 जाता रहे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट मोर, कि 10 लाख आ गया तो 10 लाख इकट्ठा लगा दो सही जगह देखकर, या SIP करना चाहिए? नहीं, इकट्ठा पैसा है तो इकट्ठा ही डाल दो, इकट्ठा ही डाल दो, क्योंकि पैसा वो आपसे हरकत करवाएगा। अच्छा, क्योंकि पैसे को अगर सही डायरेक्शन आपने नहीं दिया ना, तो गलत डायरेक्शन तो अपने आप चलेगा वो। पैसे को अगर आपने संभालना नहीं, तो अपने आप उछल के तो वो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं। आपके मन में कोई ना कोई खुजली आएगी कि नया वाला बाइक भी आया, जरा उठा ले गया, कार नया आया, जरा उठा ले गया, टाटा सियरा लॉन्च हुआ, जरा उठा ले गया, कुछ ना कुछ उठाने की फीलिंग में आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए पैसे को हाथ में मत रखिए, डाल दीजिए किधर भी, पूरा पैसा डालिए। अमेजिंग। एक और सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के टाइम में किसी की 50,000 या लाख रुपए सैलरी है, उसे कितना % सेविंग में डालना चाहिए, इमरजेंसी फंड में, और इसका कितना % उसे इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए जहां पर सारे हमारे डाइवर्सिफिकेशन करे, अप्रोक्सीमेटली कितना %? देखिए, इमरजेंसी फंड का पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ओके।
होता क्या है ना, जब समय बुरा हो ना तो दो चीज़ें काम आती हैं। एक इजी एक्सेसिबल मनी जिसको आप तुरंत निकाल सकते हो, दूसरा होता है इजी एक्सेसिबल पड़ोसी। क्योंकि रात के 2 बजे अगर आपके साथ कुछ दिक्कत आ गई ना तो या तो पड़ोसी काम आएगा या फिर आपके बैंक में रखा हुआ पैसा। बाकी कोई कितना भी खास दोस्त हो 20 किलोमीटर दूर रहता है, समय लगेगा उसको, सबसे पास वाला पड़ोसी ही काम आता है। ऐसे ही पैसे के साथ खेल है। पैसा जो आपके हाथ में है या फिर जो सेविंग अकाउंट में है या उससे थोड़ा सा दूर एफडी में है। एफडी का मतलब इमरजेंसी फंड, तभी मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी आने पे उस फंड को आप यूज कर सकते। स्टॉक मार्केट में डाला हुआ पैसा 2 दिन लगेगा आपको पैसा आने में। एसआईपी, रियल एस्टेट में तो हो सकता है सालों लग जाए आपको पैसा मिलने में। एक ही जगह है जहां पर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलता रहे और रात बेरात जब चाहो एक बटन पे खट से पैसा आपके हाथ में आ जाए, वो एफडी है। तो एफडी, कुछ लोग कहते हैं ना एफडी बेकार चीज है, 6% देता है, फालतू है, मत डालो। अरे एफडी का यूज अलग है। एफडी ना वो है जब आप तड़प रहे होगे, मर रहे होगे, पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे होगे, वो एफडी है। पानी की एक बूंद कोई काम नहीं आएगा, वो सागर समंदर कुछ काम नहीं आएगा, वो एक बूंद आपकी जिंदगी बचाएगी, वो एक बूंद है एफडी। और उसी को अंग्रेजी में इमरजेंसी फंड कहते हैं, इमरजेंसी में जरूरत पड़ने वाला फंड। इसलिए एफडी तो बहुत जरूरी है, हर किसी को करना ही चाहिए। ठीक है, अमेजिंग अमेजिंग। तो इन्वेस्टमेंट कितना परसेंटेज सोचना चाहिए हर महीने? हाँ, अब देखो ये डिपेंड करता है, 2 तरीके से लोग जिंदगी जीते हैं। एक तो अगर कमाई कम है तो मन को मार करके एक फंड अलग करो इन्वेस्टमेंट के लिए। वो देखो कि आप कितना मन मार सकते हो, 10-12%, 15% तो होना ही चाहिए। या फिर आपकी कमाई इतनी हो जाए कि खर्चा ही नहीं कर पाओ तो मजबूरी में इन्वेस्टमेंट हो जाए। क्या कर लोगे भैया? अब जो पैसे वाले लोग हैं जो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए महीने कमा रहे होंगे, वो कहाँ ही खर्चा करेंगे? 2-3-4 लाख रुपए महीना से क्या ही खा लेंगे घर में, वही चावल दाल आटा खाएंगे ना। तो उनकी मजबूरी हो जाती है इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा उनसे। अच्छा, ज़्यादातर लोग पहली वाली कैटेगरी में होते हैं, इतनी इनकम होती नहीं है कि बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वहाँ पर फिर इमोशन का रोल आता है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जहाँ पैसा जाना ही जाना है वहीं पैसा जाए, जहाँ ऑप्शन है जिसको काटा जा सकता है उसको काटा जाए। या तो आप अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करें, बोले कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, उस दिन से इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा जब मेरा 1-2 करोड़ का इनकम हो जाएगा, वो भी तरीका ठीक नहीं है। लेकिन आपको अपने आप पर कितना कॉन्फिडेंट है तो आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ आज नहीं कर रहे हैं कि 1-2 करोड़ की इनकम आने वाली है महीने की, तो फिर आज से काटना शुरू कीजिए। क्योंकि जिंदगी एक ही तो है, इसको भैया नहीं संभालेंगे तो कोई ना कोई यूज कर लेगा फिर आपको। जैसा आपने शुरुआत में बात करा कि आज चारों तरफ होड़ लगी है आपके जेब से पैसा निकलवाने वालों की। जोमेटो, स्विगी हो, मॉल हो, ब्रांड्स हो, कार EMI वाले हो, फोन पे हो, सब चाहते हैं आपकी जेब से पैसे निकालने। आपको बचाना पड़ेगा अपने इमोशन पे कंट्रोल करके। ओके, मुझे 3 एडवाइस चाहिए 3 तरह के लोगों के लिए। पहला, एक जो बच्चा है 18 से 24-25 के बीच में, एक अराउंड 30-32 साल की उम्र में, और कोई एक पर्सन जो 45-50 के आसपास चल रहा है। इन तीनों के लिए फाइनेंशियल एडवाइसेस। देखो, जो शुरुआती एज क्या बोले आपने? 18-20 वाले। हाँ, 18-20 वाला जो है ना, उसको बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ SIP करनी चाहिए। ओके, मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए बहुत है। ठीक। क्यों मैं कह रहा हूँ, उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं खेलना चाहिए, उसको ना खुद पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। मैं 2010 में मैंने जॉब शुरू किया था, आज 2026 हो गया है, मतलब लगभग 16 साल। इस 16 साल में 16 साल पहले अगर मैंने 5000 रुपए की SIP करनी शुरू की होती तो इस 16 साल में कितना ही बन जाता? 20 लाख 25 लाख रुपए टोटल जमा होकर के। टोटल मैंने उस वाले इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट वाले इन्वेस्टमेंट को भले ही ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन अपने ऊपर की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को भरपूर वैल्यू दिया। उसका ये रिटर्न है कि 16 साल में जितना टोटल कॉर्पस जमा हो सकता था मेरे पास, आज उससे ज़्यादा कि मैं SIP मंथली कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ यंग एज में ना ज़्यादा SIP, स्टॉक मार्केट इतना ना सोचो, छोड़ो। वो देखो कि क्या नया सीख सकते हो,
कौन सी चीज से नया पैसा बन सकता है, कौन सी चीज मार्केट में चल रही है, क्या नया अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन कैसे कैसे पैसे बना रहा है, दिमाग में ये सब चलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वगैरह ख्याल छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट का ख्याल तब आता है जब आप 5-7 साल नौकरी कर चुके हो, जिंदगी में थोड़ा सेटलमेंट वाली फीलिंग आ चुकी है, अब तो हो गया, मैं सेटल हो चुका हूँ, तब शुरू करो इन्वेस्टमेंट। ओके, सुपर, वेरी गुड एडवाइस, वेरी गुड। एनीथिंग अराउंड 28 to 35, 36, इसके बीच में लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, सीखना चाहिए, और पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए। और अगर इतने आलसी हो कि नहीं मुझे नहीं सीखना है, मैं अपने काम धंधे में ही लगा हूँ, तो स्मॉल कैप SIP करो, ओके, कहीं मत जाओ। और उसमें से 10% जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 10% क्रिप्टो में डालो, ओके, बस। भी करना चाहिए। ओके, एनीबडी हु इज अराउंड 45 and 45 to 55, इस उम्र के आसपास? अगेन, अगर वो सीख सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो 40-45 की एज वो एज होती है जहां पर आपको ये लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भले ही कम दे, पैसे डूब ना जाए, वो पैसे घटने नहीं चाहिए, ये वाली फीलिंग आने लग जाती है 40-45 के बाद। तो इसके लिए मैं कहता हूँ लार्ज कैप में जाइए। फिर ओके, लार्ज कैप में जाइए, ज्यादा रिटर्न की आपको उम्मीद है नहीं और ज्यादा रिटर्न मिलेगा भी नहीं, तो लार्ज कैप में जाइए। क्योंकि पैसा एटलीस्ट सेफ तो है। हाँ, एटलीस्ट सेफ तो है। सेफ है हाँ। पैसा बाकी। ओके, सो नाइस, अमेजिंग, अमेजिंग। आप कोई किताबें जो आप सजेस्ट करना चाहते हो जो लोगों को पढ़नी चाहिए ऑन फाइनेंस? एक चीज बताऊं, सच बात, प्लीज। आप भी इस चीज को फॉलो करते हो, दुनिया में कोई एक ऐसी किताब तो बनी ही नहीं जो कि सब कुछ बदल दे। सही है, हाँ कोई एक किताब नहीं बनी ऐसी। जी। कोई एक किताब का नाम पूछने से अच्छा ये लोगों को देखना चाहिए कि किताब पढ़ने की हैबिट कैसे डेवलप हो। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हम्म। क्योंकि कोई एक किताब में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा आपकी जिंदगी बदलने के लिए। बिल्कुल सही। एक किताब जो 200 पेज की है उसमें से कोई हो सकता है कि 2-3 पेज ऐसा हो जो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड कर दे। लेकिन क्या 2-3 पेज से काम चला ले? नहीं, दूसरी किताब पकड़ो, उस किताब में भी से कोई 2-3 पेज आपको मिलेगा जो बहुत कुछ ऐड करेगा, फिर तीसरी पकड़ो। तो किताब पढ़ने की आदत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक किताब का नाम जानने से। वो पढ़ते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि किताबें जो होती हैं वो किसी एक आदमी के सालों का तजुर्बा होता है। आपने जैसे मैनिफेस्टेशन पर किताब लिखी है, तो आप ऐसा थोड़ी कि 2-3 दिन का मैनिफेस्टेशन आपने किया होगा, कुछ किया होगा, किताब लिख दिया आपने। आप कितने सालों से इस लाइन में हो, कितने सालों से लाइन होने के बावजूद बाद आपने उस तजुर्बे को किताब में 200-300 पन्ने की किताब में डाला। तो कोई आदमी अगर अमित सर के साथ बैठना चाहे, उनसे सीखना चाहे, तो सबके लिए पॉसिबल है नहीं। लेकिन आपकी किताब पढ़ के हर आदमी अमित सर का तजुर्बा ले सकता है, सालों का तजुर्बा। तो ऐसे ही कोई भी किताब, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, ये सब सक्सेसफुल लोगों के सालों का तजुर्बा होता है। तो किताब सबसे इजीएस्ट मीडियम होता है, सबसे इजी माध्यम है सालों का तजुर्बा हासिल करने का। और ऐसी चीज अगर मार्केट में अवेलेबल है और कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो महाबेवकूफ है वो। फिर वो कहेगा अरे भगवान की मेहरबानी नहीं हम पर, बड़ा हमारा किस्मत खराब है। हाँ, तो किस्मत तो सही में खराब है और आगे भी रहेगा, परमानेंट रहेगा खराब, क्योंकि जो खजाना अवेलेबल है मार्केट में उस खजाने का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। सुपर, वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल, अमेजिंग। आई थिंक गोल्ड सिल्वर के बारे में पहले भी बात की, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गोल्ड सिल्वर इतना ज्यादा भाग क्यों रहे हैं? दूसरा, ये कब तक भागेंगे? देखिए, गोल्ड और सिल्वर जैसा मैंने बताया कि सेफ हेवन होते हैं। जब दुनिया में कोई टेंशन ग्लोबल लेवल पे चलती है तब लोग पैसा इसमें डालना शुरू करते हैं। सिल्वर बहुत तेजी से भाग रहा है। गोल्ड ने एक साल में 70% दिया, लेकिन सिल्वर ने 170% दिया। इसकी एक खास वजह है, और अभी आने वाले समय में हो सकता है कि सिल्वर और ज्यादा तेज भागे। कई सारे रीजन है इसके। जैसे एक तो सबसे बड़ा कारण, चाइना नंबर 2 प्रोड्यूसर है सिल्वर का और नंबर 1 कंज्यूमर है। ओके, ठीक है, नंबर 2 प्रोड्यूसर है लेकिन नंबर 1 कंज्यूमर है। अच्छा, इतना बड़ा प्रोड्यूसर, नंबर 2 का प्रोड्यूसर, चाइना ने दुनिया को यह बोल दिया है कि हम सिल्वर अब दूसरे देश को नहीं देंगे। जो उनके देश में हो रहा है सिल्वर, जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो खुद ही यूज करेंगे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, ईवी चिप्स सबसे ज्यादा वही लोग बना रहे हैं। तो दुनिया को जब उन्होंने सिल्वर देने से मना कर दिया तो सिल्वर की स्कैरसिटी क्रिएट कर दी उन्होंने। तो जब तक ये स्कैरसिटी है, पूरी दुनिया जब तक सिल्वर का अल्टरनेट माध्यम ना ढूंढ ले, तब तक तो ये प्राइस और बढ़ सकता है।
लेकिन ये भी हो सकता है कि चाइना का मूड हो जाए कि नहीं अब हम पूरी दुनिया को देंगे, पूरा समंदर खोल दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सर्वर उस दिन क्रैश भी करेगा। लेकिन इसके चांसेस कम है, क्योंकि सच में चाइना को जरूरत है सिल्वर की। चाइना को नहीं, आज पूरी दुनिया को जरूरत है। राइट। क्योंकि आप देखो 5 साल पहले, 10 साल पहले ईवी की इतनी डिमांड नहीं थी, एआई का तो 10 साल पहले नामो निशान नहीं था, सोलर का कुछ खास नहीं था। आज के समय में सोलर की भी डिमांड है, ईवी की डिमांड बढ़ रही है, और एआई की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है वो दुनिया को पता है। और इन सब में हेविली सिल्वर का इस्तेमाल होता है चिप्स बनने में। एआई के लिए चिप्स चाहिए, वो सारे चिप्स में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। ईवी में चिप्स चाहिए, सोलर में चिप्स चाहिए। तो सिल्वर की डिमांड पिछले 5-10 साल में जिस तरीके से बढ़ी है ना, और ये कम तो कतई नहीं होने वाली, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली है डिमांड। तो जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, प्राइस तो उसका बढ़ना तय है। अच्छा, गोल्ड क्यों बढ़ने वाला है? गोल्ड एक ट्रेडिशनल एसेट है भैया, दुनिया भर में इसको सेफ हेवन के नाम से जाना जाता है। और ज्वेलरी, गोल्ड के यूज केसेस कम है, लेकिन गोल्ड पुराना ट्रेडिशनल एसेट है, भरोसा ज्यादा है। सिल्वर ट्रेडिशनल एसेट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन आज डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से अभी कुछ महीनों तक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बढ़ेंगे। कुछ महीनों बाद चाइना की मर्जी पे डिपेंड करता है, अगर उसने पूरा दुनिया को सप्लाई खोल दिया तो क्रैश भी कर सकता है, लेकिन चांसेस उसके कम है। ओके ओके, फैंटास्टिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जो बहुत लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि इसका एक्चुअली ये अचानक से ही जो जंप ले रहा है, इसका कारण क्या है। बहुत ही अमेजिंग। सो एक बहुत सारे जेंजी हमारा ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, जो यंग लोग हैं वो देख रहे होंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस आज के लिए क्या है? सबसे बड़ी फाइनेंशियल एडवाइस रिसेंटली मैंने डिस्कवर की है। ओके, बताऊं? हाँ, जो मुझे समझ में आया, ये रूट है। ओके। अगर हमारे जेब में जो वॉलेट होता है, जिसमें खूब सारे नोट होते हैं, जिसमें खूब सारा कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, फोन में यूपीआई होता है, आप फोन से यूपीआई को कट कर दो, आप वॉलेट से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हटा दो, और मैं तो कहूंगा वॉलेट ही हटा दो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं समझाता हूं। घर से जब भी निकलो, होता क्या है, हमारे पास यूपीआई है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब है। मॉल गए, कोई शर्ट पसंद आई, कुछ खाना पसंद आया, कोई जूता पसंद आ गया, पैसा नहीं भी है, कार्ड है, पास में कैश नहीं भी है, यूपीआई है, खट से ले लिया। रास्ते पे चल रहे हैं, छोले भटूरे पसंद आ गए, ठेले का खाने का मन हो गया है, कुछ भी करने का मन हो गया, कुछ भी लेने का मन हो गया, खट से। मतलब पैसा जितना इजी एक्सेसिबल है अपने लिए, हम उतना ज्यादा फट से खर्च कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो कि पैसा हमारे लिए एक्सेसिबल मुश्किल हो जाए, सोचिए अगर पर्स में पैसे ही ना रहे तो खर्च करेंगे क्या? मन मार लेंगे ना। हमको ये जानबूझ के करना पड़ेगा। इसके लिए करना ये है कि आप अपने फोन से यूपीआई ऐप अनइंस्टॉल करो। जरूरी है, मुश्किल होगा, कैसे रहेंगे भाई, कोई जरूरत पड़ गई तो अचानक बाहर निकले तो कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, और जरूरत पड़ गई तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। घर से जब भी निकलो वॉलेट लेकर के मत जाओ। जिस चीज के लिए निकल रहे हो, आपको पता है कि 200 रुपए की चीज मुझे खरीदनी है, तो 200 रुपए ले करके जाओ। 500 रुपए का नोट मत रखो। अगर 200 रुपए की चीज खरीदने निकले हो और 500 का नोट पास में है, तो आप 200 की चीज नहीं, 50 रुपए की एक्स्ट्रा चीज खरीद ही लोगे, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। यूपीआई कट करो, सारे कार्ड्स हटाओ, जितना जरूरत है उतना ही लेके अगर बाहर निकलो, तो आप देखो 1 महीने में ना ड्रास्टिकल चेंज आ जाएगा। पैसे का इजी एक्सेस होना, इजीली अवेलेबल होना, ये सबसे ज्यादा मार रहा है। और जब पैसा यूपीआई और कार्ड से जाता है ना, दर्द नहीं होता। जब हाथ से ऐसे खचर खचर करके नोट देना पड़ता है ना, तो दर्द होता है, तो पता चलता है पैसा जा रहा है। कार्ड से कट एक मैसेज आ गया, पता ही नहीं चलता पैसा चला गया। तो उस नोट को ना इमोशन से अटैच करो, पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अमेजिंग। आई थिंक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पर सही, जैसा आपने कहा, ये शायद थोड़ा मुश्किल है, बट अगर किया जाए तो हमारी बहुत सारी फाइनेंशियल हैबिट्स बदल जाएंगे अपने आप, है ना। अमेजिंग। आई थिंक भाई, जो मैं हमेशा से महसूस करता हूँ आपके साथ मिलकर, जब भी मिलता हूँ तो एक अलग एनर्जी होती है, और बहुत कुछ नई जानकारी मुझे भी मिली, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बाहर से बहुत रोजी दिखती हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स हो, SIP हो, SWP हो, जब आप उनके बारे में जानते हो ना, थोड़ा और जानना शुरू करते हो, तो और ग्रिप हमारा बढ़ने लगता है, जो नॉलेज से हुआ, नॉलेज और इमोशन। हाँ, तराजू वाली बात जरूर याद रखना। हाँ, जिसका पलड़ा भारी होगा आपकी जिंदगी में, उसी का असर ज्यादा होगा। अमेजिंग। आज गोल्ड सिल्वर के बारे में भी जाना कि गोल्ड सिल्वर एक्चुअली ग्लोबली इतना जंप क्यों कर रहे हैं,
और इसका फ्यूचर क्या पॉसिबली हो सकता है, तो उस पर भी नजर रखने की जरूरत है जब मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है, इतना ज्यादा ऊपर नीचे चल रहा है। आई थिंक भाई आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इतना सारा वक्त हमें दिया, एंड आई एम श्योर अबाउट जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बहुत वैल्यू ऐड हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं सर का लिंक भी डाल दूंगा। सर का कंटेंट बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। आप उनके, अगर आप फाइनेंस में अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो 1 पर्सन यू एक्चुअली नीड टू फॉलो इज सागर भाई, ठीक है। इनके कंटेंट आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने थॉरोली जब वो बोर्ड पे लेकर समझाते हैं ना तो मजा आ जाता है। पॉडकास्ट चैनल भी है सर का, तो उस पर भी बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट आते हैं। वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा, आप बिल्कुल चेकआउट जरूर करना, देखना और डायरेक्टली सीखने की कोशिश करना। और सच में थैंक यू आपको, और आपकी नॉलेज के थ्रू सारे ऑडियंस का जो स्किल लेवल आज फाइनेंसिस में बेटर होंगे, उसके लिए बहुत 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 आई एम सो ग्रेटफुल। एंड अगर आपको लगता है दोबारा बैठना चाहिए तो पार्ट 2 कमेंट करना, मैं दोबारा बैठ जाऊंगा उनके साथ। सो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू वेरी मच। इस समय के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।